वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको सॉल्व इंपॉर्टेंट MCQs भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहला ये कि वाई ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जारी बात है क्यों करती है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इसकी 3 कंडीशन भी आपने लिखनी होंगी। इसके अलावा ये कि एज़ पर योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन के मुताबिक कौन सा जो ट्रेनिंग मोड है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और उसको डिफेंड भी करना होगा आपने अपनी चॉइस से। सो आपने बताना होगा कि ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग कौन सा ज़्यादा बेटर है। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब कॉन्फ्लिक्ट, ब्रीफली तौर पर डिस्क्राइब करना है कॉन्फ्लिक्ट को। उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, हाउ ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस करती हैं। और उसके बाद ये कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग होम कंट्री नेशनल्स इन इंटरनेशनल असाइनमेंट, क्या फ़ायदे हैं और नुकसानात हैं होम कंट्री नेशनल्स को यूज़ करने का इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के अंदर। तो आपके सामने एमसीक्यूज़ हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जाएंगे। तो पहला ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है सर्व, वो सर्व करता है एज अ क्राइटेरिया के तौर पर डिक्लेयर करने के लिए कि जो पार्टिकुलर जॉब है वो वर्थफुल है या नहीं है। सो वो होता है सिग्निफिकेंस ऑफ टास्क, उससे पता चलता है। और उसके बाद ये कि वाइल डेवलपिंग लॉज, जब डेवलप किया जा रहा है लॉज को, मैनेजमेंट जो है शुड बी एबल टू, वो कर सके, क्या कर सके, ईजिली कन्वे करे अमंग एम्प्लॉयज़। और उसके बाद ये कि पार्ट टाइम वर्कर्स, टेम्प्रेरी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये तमाम फॉल करते हैं किस तरह के वर्कर की कैटेगरी में, ये कंटिजेंट वर्कर के तौर पर फॉल करते हैं। उसके बाद ये कि अंडर विच मैनेजरियल फंक्शन, कौन से मैनेजरियल फंक्शन के अंडर में मैनेजर्स इंश्योर करते हैं गोल अटेनमेंट, वो होता है कंट्रोलिंग। और उसके बाद है कि इन टर्म जो है इंटरपर्सनल स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स, ये यूज़ होती हैं किसके लिए, सेम मैनेजरियल स्किल्स के लिए यूज़ की जाती है, किया जाता है इनको। उसके बाद ये कि एंटरप्रेन्योर को कहा जाता है कि वो परफॉर्म करे कौन सा रोल, डिसीशनल रोल, डिसीजन लेना होते हैं उसने बहुत से। उसके बाद ये कि जो मेजोरिटी होती है एक्सीडेंट की, जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, वो होते हैं कौन से रीजंस की वजह से, एम्प्लॉय नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। और उसके बाद ये जो बेस्ट वे होता है रिड्यूस करने का प्रॉब्लम, लीनियंसी या स्ट्रिक्टनेस के जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, वो क्या होता है कि रैंक किया जाए एम्प्लॉयज़ को। और उसके बाद ये कि जब एक एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि एज, रेस, जेंडर इन्फ्लुएंस करता है सुपरवाइज़र की वैल्यूशन जो है उसकी परफॉर्मेंस की। सो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो होती है बायसनेस की प्रॉब्लम। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी एग्जांपल है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, वो है मंथली परफॉर्मेंस डिस्कशन मीटिंग्स। और उसके बाद ये कि बेस्ट हायरिंग तब होती है जब गोल्स जो है इनमें से किसके कंसिस्टेंट होने चाहिए एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल अपने गोल बना के बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशन से हटके, तो सारी बातें ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये कि मटेरियल वेस्टेज जो है वो उसने जो है वो इंक्रीज़ किया है काफ़ी हद तक जो है। ऐसा क्यों हुआ है, आउटडेटेड मशीनरी की वजह से। सो इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, रिप्लेस किया जाए जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है नई के साथ, तो मटेरियल वेस्टेज कम हो जाएगा। स्टाफिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है हायर करने का, सारी बातें क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनको सही जगह पे हायर किया जाए और सही वक्त पे भी हायर किया जाए ताकि अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन स्पेसिफाई करता है रिलेटिव वैल्यू हर जॉब की एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है जॉब इवेल्यूशन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो यूनिक फॉर्म होती है रिक्रूटमेंट की, जहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो बन जाते हैं कंपनी के रिक्रूटर, वो होता है एम्प्लॉय रेफरल्स। और उसके बाद ये कि लाइफ लॉन्ग सीरीज़ जो होती है एक्टिविटीज़ की, जो कि कंट्रीब्यूट करती है एक पर्सन के करियर एक्सप्लोरेशन को, इस्टेब्लिशमेंट को, सक्सेस और फुलफिलमेंट, वो खिलाया जाता है करियर डेवलपमेंट। और उसके बाद ये कि अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट जो होते हैं उनमें इनमें से क्या क्या शामिल होता है, सब कुछ शामिल है सिवाय ऑन साइट चाइल्ड केयर को छोड़कर, बाकी पार्ट टाइम वर्क, फ्लेक्सिबल आवर और जॉब शेयरिंग भी आ जाती है। अब ये कि इनमें से कौन सा जो है वो प्ले करता है रोल असेस करने में, इंटरेस्ट, सीकिंग आउट करना, तलाश करना, करियर और इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज़ करना, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, करियर डेवलपमेंट में वो होता है इंडिविजुअल। और उसके बाद ये कि परफॉर्मेंस जो है वो फंक्शन होता है किसका, एफर्ट, एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, इन तीनों चीज़ों का। उसके बाद ये कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं इनमें से किसको, मनी, सेल्स, ग्रोथ को। और उसके बाद ये कि कौन सी परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक जो है वो लिस्ट देती है ट्रेड्स की, और जो रेंज ऑफ परफॉर्मेंस है वो है ग्राफिक रेटिंग स्केल। उसके बाद ये कि इनमें से किस मेथड के अंडर जॉब इवैल्यूएशन के जॉब को अरेंज किया जाता है एक ऑर्डर में।
यानी कि एक ऑर्डर बना दिया जाता है, रैंकिंग मेथड के अंदर होता है, एक ऑर्डर बना दिया जाता है रैंक के मुताबिक। उसके बाद ये कि हायर अफोर्ड को ज़ाहिर बात है रिवार्ड दिया जाएगा, हायर रिवार्ड के साथ ज़्यादा रिवार्ड दिया जाएगा। सो इनमें से कौन सी थ्योरी फोकस करती है इस स्टेटमेंट पे, वो है मोटिवेशनल थ्योरी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो वो इंक्लूड नहीं होता डायरेक्ट बेनिफिट्स में, वो है गेन शेयरिंग। उसके बाद ये कि अप्रॉक्सीमेटली जो परसेंटेज है, क्या परसेंटेज है टोटल पेरोल कॉस्ट की जो कि कंट्रीब्यूट किया जाता है बेनिफिट्स को, वो होता है अप टू 40% तक। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो एग्जांपल है फैमिली ओरिएंटेड बेनिफिट्स की, वो है अवेलेबिलिटी होना है चाइल्ड और एल्डर केयर सेंटर्स का। उसके बाद ये कि कौन सा इंसेंटिव प्लान जो है फोकस करता है कॉपरेशन के ऊपर, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान शेयरिंग के ज़रिए उनकी प्रॉब्लम्स गोल्स और आइडियाज़, वो है स्कैनलन प्लान होता है वो। और उसके बाद ये कि इनमें से किसके मुताबिक कौन से व्यू के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट बुरा होता है और उसको अवॉइड करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल व्यू होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को बुरा भी है और अवॉइड भी किया जाए। उसके बाद ये कि नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर बार्गेनिंग इश्यूज़ जैसे कि वेजेस, वर्किंग आवर्स, टर्म्स एंड कंडीशन और एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सब फॉल करता है इनमें से किसके अंदर, ये आता है मैंडेटरी इशू के अंदर आ जाता है। उसके बाद अब आपके सामने जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। तो वाई ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग, लिस्ट डाउन 3 कंडीशन। तो क्यों करवाई जाती है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के ज़रिए क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ज़ाहिर बात है स्पेसिफिक स्किल्स, जो स्किल्स उनके रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। उनको हेल्प किया जाता है कि वो अपनी डेफिशिएंसीज़ को करेक्ट करें, जो भी उनकी खामियां हैं उसको वो दूर करें उनकी परफॉर्मेंस में, और इन्हेंस किया जाता है उनकी एबिलिटीज़ को और उनको परफेक्ट बनाने की ज़ाहिर बातें के लिए दी जाती है ट्रेनिंग। और जो रीज़न है ट्रेनिंग के वो क्या है, एक तो सेल्फ असेसमेंट का होना, कंपनी रिकॉर्ड का होना, कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आती है तब भी दी जाती है ट्रेनिंग। अब आपके सामने जो है वो ये इतना बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें पूछा सिर्फ यही गया है कि आपके मुताबिक क्या ज़्यादा बेटर है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या ऑफ दी जॉब, और फिर डिफेंड भी करें आप अपनी चॉइस को। तो अब जो आंसर आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आपको आंसर बताया जा रहा है वो यही है कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है ज़ाहिर बात है ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसका रीज़न यही है कि वो जो है उनको ट्रेनिंग मिल रही है जहाँ वो वर्क कर रहे हैं दूसरों के साथ, काम के साथ, ज़ाहिर बात है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और ये हेल्प करता है उनको अंडरस्टैंड करने में कि कैसे काम किया जाता है। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग रिक्वायर नहीं करता मैनेजर को कि वो परफॉर्म करें स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस भी। अब ये भी है कि ज़ाहिर बात है स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से कॉस्ट की भी कमी आती है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में। उसके बाद ये कि ब्रीफली डिस्क्राइब करें कॉन्फ्लिक्ट को। कॉन्फ्लिक्ट ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक पार्टी ये परसीव करती है कि उसके इंटरेस्ट को या तो अपोज किया जा रहा है, मुखालफत की जा रही है, या नेगेटिवली तौर पे अफेक्ट कर रही है दूसरी पार्टीज़। और ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक पार्टी जो है, जिसमें लोग जो डिसएग्री करते हैं सिग्निफिकेंट इश्यूज़ के ऊपर, और इसी वजह से फ्रिक्शन होती है पार्टीज़ के दरमियान, एक तरह से रगड़ लगती है, इख्तलाफात वगैरह होते हैं। नॉर्मली तौर पे तो कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रक्टिव ही होता है, लेकिन ये बेनिफिशियल भी हो सकता है जब यूज़ किया जाता है इसको एज अ सोर्स ऑफ रीन्यूएबल या क्रिएटिविटी के तौर पर भी, तो इससे फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। उसके बाद ये कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन करती है कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोसेस। तो कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोसेस जो है दोनों एक्सटर्नल और जो इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रोसेस को। और पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, प्रिपेयर करना नेगोशिएशन के लिए। नेगोशिएशन के लिए प्रिपेयर करना होता है, और ये स्टेप जो है एक्सटेंसिव होता है और ऑन गोइंग होता है दोनों के लिए, यूनियन और मैनेजमेंट। और जब इस इश्यूज़ जो है वो नेगोशिएट होते हैं, जो नेगोशिएट होने होते हैं एक्चुअली वो डिटरमाइंड हो जाते हैं। दोनों साइड कन्फर करते हैं कि वो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँचें। ऑल्दो के ब्रेकडाउन जो है नेगोशिएशन के अंदर हो सकती हैं, दोनों लेबर और मैनेजमेंट जो है उनके डिस्पोजल टूल होते हैं और आर्ग्यूमेंट होते हैं जिनको यूज़ करते हुए कन्विंस किया जा सकता है दूसरे साइड को कि वो एक्सेप्ट करे उनके व्यूज़ को। और इवेंचुअली जो है मैनेजमेंट और जो यूनियन होती है यूजुअली तौर पे वो पहुंचते हैं एक एग्रीमेंट के ऊपर जो कि डिफ़ाइन करता है रूल ऑफ गेम, जो है ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है यूनियन मेंबरशिप के लिए कि वो रेटिफाई करें एग्रीमेंट को। और ये जो है एक फीडबैक लूप होता है एडमिनिस्ट्रेशन से एग्रीमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट से प्रिपेयरिंग फॉर नेगोशिएशन तक। कलेक्टिव बारगेनिंग एक कंटिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि रुका हुआ हो। और प्रिपेयरिंग होती है नेक्स्ट राउंड के लिए नेगोशिएशन की, अक्सर जो कि शुरू होती है मोमेंट
कॉन्ट्रैक्ट जब उस मोमेंट के ऊपर जब कॉन्ट्रैक्ट जो है रेटिफाई होता है। अब ये क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं होम कंट्री नेशनल को यूज़ करने के इंटरनेशनल असाइनमेंट में। फ़ायदे ये होते हैं कि बेटर ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, प्रॉमिसिंग मैनेजर जो है उनको दिया जाता है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी, और पीसीएंस जो होते हैं यानी कि जो नेशनल्स होते हैं ये बेस्ट लोग होते हैं उस जॉब के लिए। और जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि अडॉप्शन जो होती है होस्ट कंट्री की वो टाइम लेती है। ज़ाहिर बात है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें फ़ौरन से हो जाए। और जो पीसीएंस होते हैं ये इम्पोज कर सकते हैं हेडक्वार्टर स्टाइल कंपनसेशन। जो पीसीएंस और एचसीएंस के लिए होता है वो उसमें फ़र्क हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।